अब हम आगे चलते हैं और स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियम देखते हैं। स्वीकृति के वैध होने के लिए वैधानिक नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है। कुछ नियम अधिनियम के अनुसार दिए हुए हैं और कुछ नियम जो हैं वो समय समय पर केस हुए और उनके डिसीजन के आधार पर निश्चित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वीकृति पूर्ण और शर्त रहित होनी चाहिए। वैलिड जो आपकी असेंट है उसके सबसे पहला नियम ये लागू होता है कि स्वीकृति पूर्ण और शर्त रहित होनी चाहिए। भारत के जो हाई कोर्ट हैं उनके भूतपूर्व न्यायाधीश MS सीकरी ने एक मामले में ये विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि स्वीकृति पूर्ण एवं शर्त रहित होनी चाहिए। सशर्त स्वीकृति विधि की दृष्टि में कोई स्वीकृति नहीं है। यदि संपूर्ण प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी जाती है तो यह स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं मानी जाती। इसी प्रकार स्वीकृति में किसी प्रकार की अगर शर्त जोड़ दी जाती है तो भी उसे वैध स्वीकृति नहीं कहेंगे। तो केवल इस संदर्भ में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शर्त युक्त और अपूर्ण स्वीकृति नहीं बल्कि काउंटर ऑफर बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में मूल प्रस्ताव समाप्त हो जाता है और प्रति प्रस्ताव बन जाता है। दूसरा इसमें आता है प्रस्ताव की स्वीकृति में प्रस्ताव की शर्तों की स्वीकृति भी शामिल है। जब प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाती है तो ये माना जाता है कि स्वीकर्ता ने प्रस्ताव के साथ जोड़ी हुई शर्तों को भी स्वीकार कर लिया है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है स्वीकृति प्रस्ताव में निश्चित की गई विधि के अनुसार होनी चाहिए। यदि प्रस्तावक ने प्रस्ताव में स्वीकृति के लिए कोई मेथड या कोई सोर्स निश्चित कर दिया है तो प्रस्ताव की स्वीकृति उसी विधि से दी जानी चाहिए। यदि स्वीकर्ता किसी अन्य विधि से स्वीकृति दे देता है तो प्रस्तावक निर्धारित विधि से स्वीकृति देने पर जोर दे सकता है। यदि निर्धारित की गई विधि से स्वीकृति जोर नहीं देता है तो अन्य विधि से दी गई स्वीकृति से उसे बाध्य करना पड़ेगा। यानी इसमें अगर निर्धारित शब्द का मतलब ये है, उसने अगर ये कह दिया कि पत्र द्वारा स्वीकृति देनी है तो पत्र द्वारा ही स्वीकृति उसमें वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है निश्चित विधि के अभाव में उचित और प्रचलित विधि से स्वीकृति होनी चाहिए। यदि प्रस्ताव में आपने कोई निश्चित विधि का उल्लेख नहीं किया है तो स्वीकृति उचित या प्रचलित विधि से दी जानी चाहिए। प्रश्न ये है कि उचित विधि क्या हो, तो ये परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा कि सामान्य परिस्थितियों में तो डाक द्वारा स्वीकृति भेजी जा सकती है और वो स्वीकृति वैलिड मानी जाएगी, किंतु यदि प्रस्ताव तार द्वारा किया गया है तो स्वीकृति तार द्वारा ही दी जाएगी। यह व्यवहार में प्रैक्टिकली देखें तो यही होता है। स्वीकृति निर्धारित समय पर दी जानी चाहिए। स्वीकृति वैध होने के लिए यह अत्यंत बात महत्वपूर्ण है कि स्वीकृति एक निश्चित समय में ही दी जाए। निर्धारित समय बीतने के बाद दी गई स्वीकृति अनुबंध का निर्माण नहीं कर सकती। नेक्स्ट इसमें आता है निश्चित समय के अभाव में उचित समय में स्वीकृति दी जानी चाहिए। यदि प्रस्ताव में स्वीकृति के लिए कोई निश्चित समय नहीं किया गया है तो स्वीकृति उचित समय में दी जानी चाहिए। उचित समय एक तरह का सापेक्षिक वर्ड है जो समय और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग होता है, तो प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक समय के अनुसार यह अलग अलग होगा। जैसे अंशों के आवंटन के मामले में 5-6 महीने को भी हम उचित समय नहीं मान सकते हैं। इसी तरह से आवेदक को आवंटन करने के लिए उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो यहाँ पर ये स्पष्ट करना जरूरी है कि स्वीकृति पत्र उचित समय में डाल दी जाए, लेकिन अगर डाक विभाग की गड़बड़ी से पत्र उचित समय में नहीं पहुँचता है तो ऐसे में स्वीकर्ता का कोई दायित्व नहीं होगा और प्रस्तावक को स्वीकृति से बाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके दी जा सकती है। यदि कोई प्रस्ताव की स्पष्ट रूप से स्वीकृति नहीं देता है तो प्रस्ताव में वर्णित शर्तों को पूरा कर देता है तो भी स्वीकृति मानी जाएगी। इस संबंध में मैंने अभी केस बताया था आपको, कार्लाइल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी का,
जो कि इसमें दवा लेने की शर्तों और नियमों का पालन करने के बाद कंपनी के प्रस्ताव को उसने स्वीकृति दी थी और उसे कोर्ट ने वैलिड माना था। स्वीकृति स्पष्ट और गर्भित हो सकती है। जब स्वीकृति का स्पष्ट उच्चारण करके और लिखित रूप में दी जाती है तो वो स्पष्ट कहलाई जाएगी, और किसी अन्य तरीके से की जाती है तो वो गर्भित स्वीकृति कहलाती है। प्रस्ताव की जानकारी के बिना स्वीकृति देना बेकार है। यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव को जानता ही नहीं है और बिना जानकारी के उसकी स्वीकृति दे रहा है तो ऐसे में बिना जानकारी स्वीकृति देना व्यर्थ है और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है, स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसको प्रस्ताव किया गया है। स्वीकृति व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसको आपने प्रस्ताव किया है। यदि प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति से किया जाता है तो स्वीकृति जो है वो व्यक्ति दे सकता है, किंतु यह वैध स्वीकृति मानी जाएगी, और अगर अलग कोई दूसरा दे रहा है तो इसको हम वैलिड असेंट नहीं कहेंगे। सामान्य, ये अलग बात है कि सामान्य प्रस्ताव में कोई भी व्यक्ति स्वीकृति या स्वीकार कर सकता है। सामान्य प्रस्ताव में व्यक्ति प्रस्ताव की शर्तों का पालन करते हुए प्रस्ताव की स्वीकृति दे सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है, स्वीकृति का संवहन होना आवश्यक। स्वीकृति के वैध होने के लिए यह आवश्यक है कि स्वीकृति का कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। केवल स्वीकृति देने की बात मन में ही सोच ली या उसको सोच लिया देनी है और भूल गए आप, तो ऐसी स्थिति में स्वीकृति तभी वैध मानी जाएगी जबकि आपने उस स्वीकृति के देने के संबंध में कार्यों को प्रस्तावक की जानकारी में लाने के उचित प्रयास कर दिए हों। वैधानिक दृष्टि से उस मानसिक और मौन स्वीकृति को स्वीकृति नहीं माना जाता है जिसे आपने शब्दों और आचरण से प्रकट नहीं किया है। नेक्स्ट इसमें आता है, मौन रहना स्वीकृति का लक्षण नहीं है। यदि प्रस्तावक स्वीकृति की विधि अवश्य तय करता है और किंतु मौन रहने की स्वीकृति को नहीं मानता है तो ऐसे संबंध में प्रस्ताव द्वारा किया गया यदि वह कुछ नहीं बोलता है तो ये स्वीकृति का लक्षण नहीं है। इसके बाद आता है, स्वीकृति सक्षम व्यक्ति द्वारा ही दी जानी चाहिए। स्वीकृति के वैध होने के लिए एक नियम यह भी है कि स्वीकृति का संवहन यानी कम्युनिकेशन उचित व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए जिसे स्वीकृति का संवहन करने का अधिकार हो। यानी अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा स्वीकृति की सूचना प्रभावहीन होती है। इसके बाद आता है अनौपचारिक या औपचारिक आपकी अनुबंध की शर्त पर स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं। यदि स्वीकृति देते समय यह शर्त लगा दी जाती है कि अनुबंध या औपचारिक अनुबंध के बाद में किया जाएगा या वकील से परामर्श करके अनुबंध किया जाएगा तो ऐसी स्वीकृति वैध नहीं मानी जाएगी। ऐसी स्वीकृति से पक्षकारों के बीच अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है और इसे वैलिड नहीं माना जाएगा। तो स्वीकृति के संबंध में जो आवश्यक बात यह है कि अस्वीकृत प्रस्ताव स्वीकृत योग्य नहीं होता है, स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृति नहीं है। स्वीकृति की परिस्थितियां ऐसा विश्वास होनी चाहिए कि स्वीकर्ता की शर्तों का पालन करने में समर्थ और इच्छुक है। खिन्न होकर या गुस्से में आकर दी गई स्वीकृति भी वैध होती है। प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण मांगना स्वीकृति नहीं है। तो ये हमने देखा कि स्वीकृति संबंधी नियम। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल या प्रस्ताव का संवहन या संसूचना। प्रस्ताव का संवहन तब पूर्ण होता है जबकि प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है जिसको प्रस्ताव किया गया है। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। यानी इस धारा को अगर हम पढ़ें तो ये धारा 4 के अनुसार प्रस्ताव का संवहन तब पूर्ण माना जाता है जबकि प्रस्ताव की जानकारी उस व्यक्ति की जिसको प्रस्ताव किया है उसकी जानकारी में आ जाए तो प्रस्ताव का संवहन हुआ माना जाता है।
यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव की जानकारी के बिना कोई ऐसा कार्य करता है जो प्रस्ताव के अनुकूल है तो भी प्रस्ताव का संवहन होना नहीं माना जाता है। प्रस्ताव को बिना जानकारी के प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार कार्य करना भी प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रस्ताव का संवहन नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कि स्वीकृति का संवहन कैसे होता है। तो स्वीकृति का जो संवहन है वो होता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। स्वीकृति का संवहन जो है आपका, वो आपके दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो प्रस्तावक के विरुद्ध संवहन और दूसरा स्वीकर्ता के विरुद्ध संवहन। प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन तब पूरा माना जाता है जबकि स्वीकर्ता ने स्वीकृति पत्र भेज दिया हो और इस स्वीकृति को वापस लेना उसकी शक्ति से बाहर हो गया हो। दूसरा स्वीकर्ता के विरुद्ध संवहन। स्वीकर्ता के विरुद्ध संवहन तब पूरा माना जाता है जबकि स्वीकृति प्रस्तावक की जानकारी में आ जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन जब माना जाएगा जबकि स्वीकर्ता ने स्वीकृति का संदेश भेज दिया हो और उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस धारा से ये स्पष्ट हो जाता है, चाहे प्रस्तावक को स्वीकृति का संदेश मिले या नहीं मिले, स्वीकर्ता के अधिकारों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि स्वीकर्ता ने स्वीकृति का संदेश प्रेषित कर दिया है तो वो अपनी स्वीकृति से प्रस्तावक को बाध्य कर सकता है। अब स्वीकृति के संबंध में सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम जो वो हम अभी पढ़ रहे थे कि किस तरह से स्वीकृति दी जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम इस नियम में देखेंगे कि डाक से स्वीकृति के संबंध में नियम। डाक से स्वीकृति के संबंध में नियम ये है कि जब प्रस्ताव में स्वीकृति के संवहन के माध्यम से निर्धारण नहीं किया है तो उचित या प्रचलित ढंग से उसको दिया जाना चाहिए। व्यवहार में डाकघर में उचित प्रचलित माध्यम माना जाता है और अनेक डिसीजंस हुए, जो भी केस हुए उनमें स्वीकृति को डाक द्वारा स्वीकृति उचित माध्यम माना गया। दूसरी बात ये आती है कि स्वीकृति पत्र का देरी से मिलना। यदि स्वीकृति पत्र देरी से मिलता है तो प्रस्तावक उस स्वीकृति से बाध्य किया जा सकेगा यदि स्वीकर्ता ने पत्र पर पता यानी एड्रेस सही और उचित ढंग से लिखा है। थर्ड चीज इसमें आती है, अगर एड्रेस ही गलत लिख दिया है तो स्वीकर्ता ने स्वीकृति पत्र पर सही और उचित ढंग से पता नहीं लिखा है तो स्वीकृति पत्र प्रस्तावक को नहीं मिलता है, तो उस स्वीकृति से वो प्रस्तावक को बाध्य नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावक ने स्वयं ही अपना पता गलत लिखकर भेजा है और यही पता स्वीकर्ता स्वीकृति पत्र पर लिखकर भेजता है, तो यह प्रस्तावक को नहीं मिलता है तो भी स्वीकर्ता प्रस्तावक को अपनी स्वीकृति से बाध्य कर सकता है। टेलीफोन पर स्वीकृति संवहन। टेलीफोन पर जब स्वीकृति मानी जाएगी जबकि प्रस्तावक को उसकी आवाज़ सुनाई दी जाए। अगर आवाज़ नहीं सुनाई दी जाती तो अनुबंध का जन्म नहीं होता है। टेलेक्स पर आप अनुबंध डाक से भी दिए गए अनुबंधों से भिन्न होते हैं। टेलेक्स पर प्रस्ताव की स्वीकृति जब तक टेलेक्स पर नहीं आ जाती तब तक स्वीकृति का संवहन पूरा नहीं होता है। अनुबंध का स्थान। अनुबंध के स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अनुबंध का स्थान क्या हो, कोर्ट ने कार्य क्षेत्र का निर्धारण इसमें किया है कि स्वीकृति के स्थान के संबंध में सामान्य नियम यह है कि यदि प्रस्ताव एक विशेष स्थान पर किया गया है तो दोनों पक्षकार व्यक्तिशः उस स्थान पर उपस्थित हों और अनुबंध का स्थान भी वही होगा जहां उपस्थित होकर दोनों ने प्रस्ताव और स्वीकृति दी है। अनुबंध का समय। जिस समय डाक में स्वीकृति पत्र डाला जाएगा वह समय अनुबंध का समय माना जाएगा। टेलीफोन और टेलेक्स की दशा में भी अनुबंध का समय वही होगा जबकि स्वीकृति का संदेश प्राप्त होगा। एजेंट की दशा में स्वीकृति का संवहन। एजेंट की दशा में स्वीकृति का संवहन तब होता है जबकि एजेंट की स्वीकृति देते ही प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा माना जाएगा, चाहे स्वीकृति का संदेश अपने मालिक को वो चाहे कभी भी नहीं पहुंचाए। और लास्ट है लाउड स्पीकर द्वारा ठहराव।
यदि लाउड स्पीकर के पर बोली लगाना या कोई प्रतिज्ञा करना या कोई वचन देना किसी भी प्रकार के पक्षकार को बाध्य कर सकता है, तो ये भी आपकी जो स्वीकृति है वो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। भारत के हाईकोर्ट में भंवरी लाल वर्सेस सुदर्शन लाल के केस में ये कहा गया है, लाउड स्पीकर के द्वारा दिए गए वचनों का बंधनकारी प्रभाव नहीं होता है।